हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थियरी, जिसे हिंदी में कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत का विकास। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। पॉलिटिकल थियरी की एवोल्यूशन को हम 3 स्टेजेस के थ्रू समझते हैं। पहली है क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी, दूसरी है मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी और तीसरी है कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियरी। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी से, जिसे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी भी कहा जाता है या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। और अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये एंशियंट ग्रीक पीरियड के समय इमर्जेंस में आई और 19th सेंचुरी की स्टार्ट तक एग्जिस्टेंस में रही। आपको एक आइडिया लग ही जाना चाहिए कि इस थियरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन होंगे। और ऐसे थिंकर्स जिन्होंने क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी के प्रति कंट्रीब्यूशन दिया वो है प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस एंड सेंट ऑगस्टीन। तो अब सवाल उठता है कि क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी आफ्टर ऑल नेचर में थी कैसी? ये नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव थी। बजाय कि एक फिनोमिना या इवेंट को डिस्क्राइब करने के कि वो कैसा है, बल्कि प्रिस्क्राइब किया जाता था कि कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आइडियल स्टेट या आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। और नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव होने के साथ साथ ये एथिकल भी थी। एथिक्स की बात करती थी, मॉरल आउटलुक पर फोकस करती थी, उच्च नैतिकता वाले आचरण को ये सपोर्ट करती थी। इसीलिए तो स्टेट के आगे आइडियल शब्द का प्रयोग है। और तभी तो प्लेटो ने अपना कॉन्सेप्ट दिया आइडियल स्टेट का और सेंट ऑगस्टीन ने सिटी ऑफ गॉड का। और इस थियरी का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य भी यही था कि एक बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट को फाइंड आउट किया जाए। ऐसी ही स्टेट को रेफर किया जाएगा एज एन आइडियल स्टेट। इस थियरी को और अच्छे से समझ लेते हैं इसके फीचर्स को अंडरस्टैंड करके। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो यही था कि ये प्रिस्क्रिप्टिव स्टडी पर फोकस करती थी, क्या है की बजाय क्या होना चाहिए की बात करती थी। ऑल्सो इस थियरी में हमें फिलॉसफी, रिलीजन और एथिक्स का इफेक्ट देखने को मिलता है। एथिक्स की तो बात हम कर ही चुके हैं, लेकिन अगर हम रिलीजन की बात करें तो प्लेटो और एरिस्टोटल के वर्क्स में रिलीजन का इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। बट जो मिडिल एजेस के क्रिश्चियन थिंकर्स थे उनके वर्क में हमें रिलीजन का इफेक्ट देखने को मिलता है। यहां तक कि कुछ यूरोपियन थिंकर्स तो ऐसे भी थे जो रिलीजन को स्टेट से सुप्रीम मानते थे। क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी का एम था कि एक रिलायबल नॉलेज को गेन किया जा सके या एक्वायर किया जा सके ऐसे मैटर्स पर जो लोगों से और स्टेट से डील करती हों। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल तब होगा जब हम अपने बिलीफ के लिए एक रैशनल या तार्किक आधार ढूंढ लें। हमारे माइंड में जो बिलीफ है उसके लिए अगर हमें एक रैशनल बेसिस मिल जाए तो हमने नॉलेज को गेन कर लिया है। सो फॉर एग्जाम्पल 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं, एक मोनार्की, एक एरिस्टोक्रेसी और तीसरी पॉलिटी। और हमें लगता है कि पॉलिटी बेस्ट है, ये हमारा बिलीफ है। और जब इस बिलीफ को हम एक रैशनल बेसिस प्रोवाइड कर देते हैं तब वो बिलीफ नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि रैशनैलिटी के यूज के थ्रू हमने तीनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को कंपेयर किया और उसी रैशनल बेसिस पर हमने फाइंड आउट किया कि पॉलिटी ही बेस्ट है। क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी में जो बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है वो कौन होता है? स्टेट होती है, जिसे बॉडी पॉलिटिक, कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है, क्योंकि स्टेट जो टर्म है वो बहुत लेट एग्जिस्टेंस में आई। उससे पहले कॉमनवेल्थ जैसी टर्म्स को यूज किया जाता था स्टेट को रेफर करने के लिए। तो स्टेट बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस होती है क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी में। इसीलिए हम स्टडी करते हैं कि आइडियल स्टेट कैसी होती है, उसका नेचर क्या होता है, स्टेट का पर्पस क्या होता है, स्टेट क्या रोल और फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो मेनली 3 एस्पेक्ट्स पर फोकस किया जाता है, एक्टिविटी, रिलेशनशिप एंड बिलीफ। बिलीफ में आते हैं कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, नेचुरल लॉ।
रिलेशनशिप में आता है रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड, या बिटवीन द सुपीरियर्स एंड द इंफीरियर्स इन द स्टेट। और एक्टिविटी में आता है स्टेट की एक्टिविटी, जैसे कि एजुकेशन, वॉरफेयर या रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो ये एस्पेक्ट्स भी स्टेट के बारे में एनालाइज किए जाते हैं। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मेटिव है तो इसमें कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें भी कंपैरेटिव स्टडी होती है। अलग अलग पॉलिटिकल फॉर्म्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। फॉर्म्स लाइक मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, उनको कंपेयर किया जाता है। स्टेट जरूर बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस है, पर ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। ह्यूमन नेचर की भी बात की जाती है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जाता है कि क्या ह्यूमंस अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है अगर एक आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम को शेप करना है तो। ऑल्सो इट एम्फसाइजेस अपॉन वर्च्यू एंड सिटीजनशिप। क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी मानती थी कि सिटीजन्स का वर्चुअस होना बहुत जरूरी है। एक उच्च नैतिकता वाला आचरण रखने की जरूरत है सिटीजन्स को, जो कि एक स्टेबल और जस्ट सोसाइटी के लिए जरूरी है। ऑल्सो ये नेचुरल लॉ पर भी एम्फसाइज करता है। क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी मानती थी कि कुछ ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी को गवर्न करते हैं, और इन्हीं प्रिंसिपल्स को रीजन के यूज के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी रीजन या रैशनैलिटी के प्रयोग पर भी बल देती थी, क्योंकि रैशनैलिटी के थ्रू ही हम रिलायबल नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। तो वो भी आप यहाँ सेपरेटली बता सकते हैं। तो ये थी क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी, जो कि नॉर्मेटिव थी, प्रिस्क्रिप्टिव थी, क्या है की बजाय क्या होना चाहिए पर फोकस करती थी, आइडियल स्टेट को फाइंड आउट करने की बात करती थी। द मेन कंसर्न वॉज विद व्हाट ऑट टू बी। और फिर पॉलिटिकल थियोरी इवॉल्व होती है मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी में, जिसका टाइम पीरियड था टुवर्ड्स द 20th सेंचुरी। और ये क्लासिकल थियोरी के अगेंस्ट एज अ रिएक्शन आई थी, क्योंकि ये इसको डल और यूटोपियन मानती थी, बहुत ही आदर्शवादी मानती थी, बिकॉज ये व्हाट ऑट टू बी पर फोकस करती थी, ना कि व्हाट इज पर। इसीलिए मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी ने क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी को क्रिटिसाइज किया और जो नॉर्मेटिविज्म है उसको रिजेक्ट कर दिया। बल्कि इन्होंने किस पर स्ट्रेस दिया? एम्पिरिकल स्टडी पर। ऐसी स्टडी जिसे 5 सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व किया जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी, रियल नॉलेज वही है जो 5 सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व की जा सकती है। इसलिए ये व्हाट इज पर फोकस करते हैं रादर देन व्हाट ऑट टू बी पर। मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी में फर्दर काफी सारी अप्रोचेस आती हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल, स्ट्रक्चरल, साइंटिफिक, पॉजिटिविस्ट, empirical, behavioral, post-behavioral and Marxist approach। और इसके मेन प्रोपोनेंट्स जिन्होंने मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया वो थे चार्ल्स मेरियन, रॉबर्ट डायल, डेविड ईस्टन एंड गैब्रियल ऑलमंड। ये बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से भी रिलेटेड है। तो जो मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी है, ये पॉलिटिकल थियोरी को आदर्शों से दूर ले जाने की बात करती थी, पॉलिटिकल थियोरी को साइंस के नजदीक ले जाने की बात करती थी। तभी इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पॉलिटिकल थियोरी को एज अ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स बिल्ड किया जाए, जो कि एम्पिरिकल हो, ऑब्जर्वेबल हो, मेजरेबल हो, जिसको क्वांटिफाई किया जा सके, और वैल्यू फ्री हो। वैल्यू को या मूल्यों को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। तभी एक एम्पिरिकल स्टडी पॉसिबल है, जो कि ऑब्जेक्टिव हो और किसी भी प्रकार के बायसनेस से दूर हो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि ये प्रैग्मेटिक थी इंस्टेड ऑफ बीइंग नॉर्मेटिव। ये पास्ट की बजाय प्रेजेंट पर फोकस करती थी, फिलॉसफी की बजाय एनालिसिस पर फोकस करती थी, प्रिस्क्रिप्शन की बजाय एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करती थी।
ऑल इन ऑल बात वही आ जाती है, व्हाट ऑट टू बी की बजाय व्हाट इज पर फोकस करती थी। ये फैक्ट्स और डेटा पर भी फोकस करती थी। इनफैक्ट उनको स्टडी का एक बेस या आधार मानती थी। तो वैल्यूज की बजाय फैक्ट्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। डेटा कलेक्शन पर फोकस किया जाता था ताकि उसको एनालाइज किया जा सके। और इसका मानना था कि ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी किया जा सकता है अगर हम ऑब्जेक्टिव होकर काम करें तो, और अगर वैल्यूज को फैक्ट से अलग रखा जाए तो। राइट टेक्निक्स की सहायता लेके हमारे लिए पॉसिबल है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकें, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर में कुछ रेगुलरिटीज होती हैं, यूनिफॉर्मिटीज होती हैं, जिसको कि ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसको मैं बहुत अच्छे से बिहेवियरल अप्रोच वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। साथ ही साथ ये एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करती है। किसी भी फिनोमेना को प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए, दैट इज द कोर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी। तो जहां क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव थी, मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी एनालिटिकल और एक्सप्लेनेटरी है। Also, it supported the separation of facts and values and focused on the study of political processes and institutions. क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी स्टडी करती थी स्टेट के बारे में, उसका पर्पस, नेचर, फंक्शंस। लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी मानती है कि हमें पॉलिटिकल प्रक्रियाओं और इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करने की भी जरूरत है। हम सिर्फ आदर्शों की या प्रिंसिपल्स की स्टडी ना करें, जैसे कि एक आइडियल स्टेट में लिबर्टी कैसी होनी चाहिए या स्टेट में जस्टिस कैसा होना चाहिए, बल्कि हम इस बात पर फोकस करें कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कैसे इंडिविजुअल्स पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेजिस्लेचर के क्या फंक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव के क्या फंक्शंस हैं, जुडिशरी क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, इस पर फोकस करें। ये इंटरडिसिप्लिनरी भी थी। दूसरे जो डिसिप्लिन्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, वहां के कॉन्सेप्ट्स बोरो करके पॉलिटिक्स की स्टडी करने की बात करती थी। ऑल्सो इट कंसिडर्ड व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट इट ऑट टू बी और कुड बी, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। और ये रिसर्च और सोशल चेंज को इंपॉर्टेंस देती थी इंस्टेड ऑफ द स्टेटस को। स्टेट में या सोसाइटी में एक सोशल चेंज लाया जाए ताकि सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आ सके, बजाय कि यथास्थिति होने के या स्टेटस को होने के। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को ये स्टेटस कोइस्ट मानती थी कि ये थियोरीज जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल ऑर्डर होता है उसको जस्टिफाई करने का काम करती हैं। वहीं मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी सोशल चेंज की बात करती थी। तो ये था मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। इसका प्रयास यही था कि पॉलिटिकल थियोरी को साइंस की तरफ ले जाया जाए, क्या होना चाहिए की बजाय ये क्या है पर फोकस करे। और इसी की वजह से एवोल्यूशन होता है पॉलिटिकल थियोरी का, और ये इवॉल्व होती है इनटू कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियोरी। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी अगर थीसिस थी तो मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी एंटी थीसिस, और कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियोरी थी उसका सिंथेसिस। ये बात वही समझेंगे जिन्होंने मार्क्सिस्ट अप्रोच पर मेरी वीडियोस देखी हैं। तो कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियोरी आती है मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी के रिएक्शन में, मतलब साइकिल कैसे चेंज हो रहा है। जहां मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी को मूल्यों से दूर ले जा रही थी, नॉर्मेटिविज्म से दूर ले जा रही थी, वहीं कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियोरी उन्हें वापस ले आई। तो ये क्लासिकल और मॉडर्न थियोरी का एक मिक्सचर थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये मॉडर्न थियोरी को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देती थी, बल्कि इसका मानना था कि हम मॉडर्न थियोरी को क्लासिकल थियोरी के साथ मिक्स कर भी तो पढ़ सकते हैं। और इसी व्यू पॉइंट के सपोर्टर थे रॉबर्ट नॉजिक, जो कि मानते थे कि कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियोरी क्लासिकल एंड को एम्पिरिकल मीन्स के साथ कंबाइन कर देती है। ये दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन है। और इसी व्यू पॉइंट को सपोर्ट किया है डेविड हेल्ड ने, जिनका मानना था कि कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियोरी इज कंसर्न्ड विद बोथ फिलॉसफी एंड एम्पिरिसिज्म। पहला आ जाता है क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी में
और दूसरा आ जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी में। वहीं ब्रायन बैरी ने भी यही कहा है कि कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियरी स्टडीज द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। नाउ प्रिंसिपल्स को रिलेट किया जाता है क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी से और इंस्टीट्यूशन को रिलेट किया जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी से। तो ब्रायन बेरी भी यही कह रहे हैं कि कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियरी प्रिंसिपल्स और इंस्टीट्यूशंस के रिलेशन को स्टडी करती हैं। इससे वो यही इंप्लाई कर रहे हैं कि कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियरी क्लासिकल और मॉडर्न थियरी का एक मिक्सचर है। इस थियरी के जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो है रॉबर्ट नोजिक, जॉन रॉल्स, ब्रायन बेरी, मिशेल फूको और जैक डेरिडा। ये प्रेवलेंस में आई ड्यूरिंग द 1970s एज अ रिएक्शन टू द मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी, जो कि ऑब्सेस थी एम्पिरिसिज्म से। तो कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियरी मेनली इस एजम्पशन पर आधारित थी कि पॉलिटिकल थियरी में एम्पिरिकल एनालिसिस और मॉरल कैरेक्टर साथ साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम क्लासिकल थियरी के प्रिंसिपल्स को और मॉडर्न थियरी के इंस्टीट्यूशंस को साथ में स्टडी कर सकते हैं। उसमें दिक्कत क्या है? क्यों हम पॉलिटिकल थियरी को मोरालिटी से दूर ले जाएं, वर्च्यू से, नॉर्मेटिविज्म से दूर ले जाएं? हम उसको एम्पिरिसिज्म के साथ मिक्स करके भी तो स्टडी कर सकते हैं। यही था मेन एजम्पशन कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियरी का। तो जैसा कि मैंने बताया, ये मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी के अगेंस्ट एज अ रिएक्शन आई, जो कि पॉलिटिकल थियरी को एक साइंस बनाने की बात करती थी, और इसी बात के अगेंस्ट थी कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियरी। दैट्स व्हाई इट इज फिलोसॉफिकल एज वेल एज एम्पिरिकल। ये एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल थियरी को सपोर्ट करती थी, सो ये नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स को भी सपोर्ट करती थी कि क्या होना चाहिए भी इसका पार्ट होना चाहिए। साथ ही साथ ये एम्पिरिकल भी थी, व्हाट ऑट टू बी के साथ साथ व्हाट इज पर फोकस करती थी, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस को सपोर्ट करती थी। ऑल्सो ये हिस्टोरिकल भी थी। ये मानती थी कि पॉलिटिकल थियरी में जब हम किसी कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं तो उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की भी स्टडी करनी चाहिए। तो अगर पॉलिटिकल थियरी में हम लिबर्टी जैसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका हमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझने की जरूरत है। क्या इसकी हिस्ट्री रही है, कैसे ये कॉन्सेप्ट इमर्जेंस में आया, इस सब पर भी फोकस जरूरी है। तो टेक्स्ट को सिर्फ एनालाइज ही ना किया जाए बल्कि उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का भी पता लगाया जाए। कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियरी में अलग अलग स्कूल्स आते हैं या इसके अंडर वेरियस थियरीज और अप्रोचेस आती हैं, और उन्हीं में से ऐसे स्कूल्स हैं पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि एम्पिरिसिज्म को क्वेश्चन करते हैं। बल्कि ये तो एब्सोल्यूट ट्रूथ को ही क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती है, बल्कि वो तो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन है, और उसको कंस्ट्रक्ट करने में डिस्कोर्सेस या डिस्कशंस और लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें डिस्कोर्स और लैंग्वेज पर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए बजाय कि साइंटिफिक टूल्स के, इवन दो इट्स जस्ट अ स्कूल विद इन द कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियरी। और ये कंसेप्चुअल एनालिसिस पर भी फोकस करते हैं। मैंने कहा ना, ये मॉडर्न थियरी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि दोनों मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी और क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी की साथ में स्टडी करने को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट्स के एनालिसिस पर भी फोकस करते हैं। ये मानती है कि जो पॉलिटिकल थियरी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस या लिबर्टी, इनकी हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से एनालिसिस करके स्टडी करने की जरूरत है। तो ये दोनों ही थियरीज को यहाँ पर कंबाइन कर रही है। कॉन्सेप्ट्स डील करते हैं क्लासिकल थियरी से और एनालिसिस डील करता है मॉडर्न थियरी से, और ये मॉडल कंस्ट्रक्शन को भी सपोर्ट करती है। ये मानती है कि जैसे दूसरे डिसिप्लिन्स में भी मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि गेम मॉडल है या रैशनल चॉइस मॉडल है, उसी से इंस्पायर होकर पॉलिटिकल थियरी को भी अपने मॉडल्स तैयार करने चाहिए जो कि डील करते हों अलग अलग पॉलिटिकल प्रोसेसेस से। कंटेम्पररी थियरी में फर्दर काफी सारी अप्रोचेस या थियरीज आती हैं, विच इंक्लूड्स फेमिनिज्म, जो जेंडर रोल से डील करती है, जेंडर इनइक्वालिटी की बात करती है,
इसके अलावा मल्टीकल्चरलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, पोस्ट कलोनियलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब अप्रोचेस या थियोरीज जिन्हें पर्सपेक्टिव से भी रेफर किया जाता है, ये सब कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियोरी के अंदर आती हैं और ये अभी भी इवॉल्व हो रही हैं। तो ये थी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियोरी और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा एवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल थियोरी, जिसकी 3 मेन स्टेजेस हैं, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी। ट्रेडिशनल वाज अबाउट नॉर्मेटिविज्म, फिलॉसफी, moral outlook, prescription, and on the contrary, modern political theory was empirical, analytical, explanatory, instead of being prescriptive or normative, focused on what is rather than what ought to be. It wanted to take political theory closer to sciences. And then came the contemporary political theory as a reaction against the modern political theory, and it supports combining both the traditional and modern theory. उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं पॉलिटिकल थियरी के टाइप्स और उसकी सिग्निफिकेंस को। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।